आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि क्या कांग्रेस इस कदर गुस्से में है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पर आ गई है। सवाल यह भी कि मोदी से नहीं जीत पा रहे तो चुनाव आयोग को डराने वाली सियासत कर रहे। आज सबसे बड़ी खबर आई कि मोदी विरोधी गुट मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग लाने पर चर्चा कर रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव आयोग से डरने वाले नहीं हैं। इस बीच कल चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में विपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 टूक कह दिया कि हमारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बात हलफनामे की है, तो हमारे हलफनामे पर चुनाव आयोग ने क्या किया। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को सियासत का खिलाड़ी नहीं अनाड़ी कह दिया। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कल प्रकट हुए, तो जब कल वो प्रकट हुए उन्होंने धमकी दी, अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। इसके आगे इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए और इसको खत्म हटाना चाहिए। देखो, ना 9 मन तेल होगा ना महाभियोग आएगा। जो लोग महाभियोग का सोच रहे हैं वो खुद ही जो है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास कितना दम है और उनकी बात में कितना दम है। वोट चोरी को मुद्दा बनाकर देश की सियासत में हंगामा बरपा है। विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताकर विपक्ष हेराफेरी का आरोप लगा रहा। जवाब कल चुनाव आयोग की ओर से भी आया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के एक सवालों का जवाब दिया। साथ ही 2 टूक ये भी कह दिया कि अब की बार बचकर नहीं निकलने देगी। या तो 7 दिन के अंदर राहुल गांधी हलफनामा दे या फिर अपने आरोपों के लिए देश के सामने माफी मांगे। चुनाव आयोग के इसी तेवर ने विपक्ष को और बौखला दिया। और अब तो बड़ी खबर है कि विपक्षी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कल प्रकट हुए, तो जब कल वो प्रकट हुए उन्होंने धमकी दी। धमकी क्या दी कि साहब 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भूल जाते हैं कि धमकी से वो काम करते होंगे, वो डरते होंगे। हम लोग धमकियों से न डरते हैं न काम करते हैं आपकी धमकियों। गुंडाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, लठैत बन गए हैं बीजेपी के और राहुल जी को धमकाते हैं। राहुल जी जब इनके आकाश से नहीं डरे और लड़ने को तैयार हैं और उखाड़ फेंकेंगे, ये किस खेत की मूली है। गोबर पर घी डालिएगा तो वहां किसके आगे इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए और इसको खत्म हटाना चाहिए। कल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहूंगा, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को ये पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन बातें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर विपक्ष हंगामा कर रहा, लेकिन सवाल है कि ना सबूत ना माफीनामा, ऊपर से चुनाव आयोग पर ठीक रहा। क्या सिर्फ मोदी विरोध में फोड़ा जा रहा? विपक्ष ने कल चुनाव आयोग की पीसी के जवाब में आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है,
उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग के नाम पर विपक्ष ने अब की बार कमर कसी है। बात महाभियोग तक की हो रही तो बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस की आदत देश की हर संस्था के खिलाफ खड़े होने की हो गई है, तो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि ना नौमन तेल होगा ना महाभियोग आएगा। ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है, तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। देखो, ना नौमन तेल होगा ना महाभियोग आएगा। जो लोग महाभियोग का सोच रहे हैं वो खुद ही जो है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास कितना दम है और उनकी बात में कितना दम है। मुख्तार अब्बास नकवी के ऐसा कहने के पीछे वजह भी है। बीजेपी को एहसास है कि महाभियोग के नाम पर शायद ही पूरा विपक्ष एकजुट हो पाए। इसका ट्रेलर भी दिखा है। महाभियोग पर सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो इस सवाल से ये कहकर कन्नी काट गए कि लड़ाई करवा दोगे क्या? चुनाव आयोग के खिलाफ क्या आप लोग इम्पीचमेंट लाने की तैयारी कर रहे हैं? ये बात की बात है, अभी से झगड़ा करा दोगे तुम? हालांकि अखिलेश ने जाति वाला राग जरूर छेड़ा। चुनाव आयोग से आर पार की लड़ाई में अखिलेश ने किस जाति के कितने बीएलओ और एडीएम को लेकर सवाल किया। हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए के अधिकारी हो तो बता देना। विपक्ष के महाभियोग वाले प्रयोग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी हमला बोला और दो टूक कह दिया कि विपक्ष गलत परंपरा की शुरुआत कर रहा है। बहुत गलत है और ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। तो सवाल है कि महाभियोग वाले दांव से कांग्रेस को क्या हासिल होगा? क्या कांग्रेस महाभियोग के नाम से चुनाव आयोग को डराना चाहती है? कहीं महाभियोग के नाम पर विपक्ष में ही फूट तो नहीं पड़ जाएगी? सवाल ये भी कि वोट चोरी बना माफीनामा, इस लड़ाई का आगे अंजाम क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस की वोट चोरी वाली मुहिम का अंजाम कहीं पहले के फील्ड नैरेटिव जैसा तो नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, साजिद सुपारीवाला शिवसेना उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता है, राजेश गुप्ता जी हैं आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। तो अब ये नया और शायद एक विकल्प बचा है कि अब चुनाव आयोग को डरा ले, धमका ले, हटा देंगे कुर्सी से। देखिए, विकल्प तो राजनीति के अंदर खुले रहने चाहिए और खुले हुए हैं, और इसके ऊपर चर्चा भी होगी राकेश जी, और चर्चा होके एक मत बनेगा। तो अगर ऐसी जरूरत पड़ी पार्टी और ऐसी जरूरत विपक्ष को पड़ी तो उसके ऊपर जाएंगे भी, क्योंकि अगर वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी की आड़ के अंदर भाजपा की सरकार असम के अंदर 3000 बीघे जगह अलॉट कर देती है अपने मित्र मंडली को, तो खेल तो देश के अंदर बहुत गंभीर हो रहा है। अरे जमीन अलॉट कर देना और वोट चोरी एक ही है। तक अचंभित हो गया। माने इन दोनों का क्या कनेक्शन है? तो इस वोट चोर जी ना वोट चोरों की सरकार, अरे जमीन अलॉट कर दिया अंदर जमीन और वोट चोरी हो रही है, भी चोरी हो रही है। ये कौन सा कनेक्शन है? कुर्सी भी चोरी हो रही है। नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ कौन सा कनेक्शन है? यही कनेक्शन है कि देश के अंदर कनेक्शन यह है कि आपके अधिकार के साथ जिस चोरी के साथ सत्ता छीनकर सत्ता पे आसीन बैठी हुई भाजपा के लोग मदमस्त होकर आपके देश के अधिकार को छीनकर ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं
जो तो भाई मिडिल क्लास गरीब गुरबे व्यक्ति का है। और ये चोरी, वोट चोरी से सत्ता के ऊपर जाती है बात। कैसे? चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप साबित करिए कैसे वोट चोरी हो रही है। देखिए अभी आरपी के चुनाव आयोग हमारे तो है ही नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक आदमी के 4-4 वोटर कार्ड बने हुए हैं तो वोट तो एक ही जगह देगा। यानी कहीं आपने देखा है कि जो एक अधिकारी हो, जो चुनाव आयुक्त हो, उनको ये मान रहे हैं कि कई वोट बने हुए हैं, कई वोट के ऊपर वोट जा रहा है तो एक जगह वोट देता है। यानी चोरी को छुपाने के लिए भी एक नया तरीका हो गया कि चोर चोरी को छुपाने के लिए चोर का चोरी का तरीका बता रहा है। अरे देश के अंदर आप एक चुनाव, एक उसकी बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव की। जो चुनाव आपसे हो रहे हैं उसके अंदर जो घपला हो रहा है, जिस चीज के घपले के साथ सरकारें चोरी हो रही है, इलेक्शन चोरी हो रही है, सत्ता चोरी हो रही है, उसके ऊपर जो नहीं ये प्रवचन की बात नहीं, मैंने कहा था 1 मिनट दीजिए चंद्रमोहन जी और साबित करिए कि वोट चोरी कैसे हो रही है। नहीं, आपको प्रवचन लगेगा, आपकी मजबूरी है, इधर उधर की मजबूरी, आपको प्रवचन लगेगा क्योंकि आपके प्रवचन सरकार के प्रति हैं, विपक्ष के प्रति कटु हैं। रखा कि एक आदमी का 4 वोटर कार्ड है। नहीं, अब आप प्रवचन की बात करेंगे तो सुनेंगे भी। हो रहा था तो या तो करेंगे तो सुनना ही पड़ेगा आपको। साथ है, वोटर सत्यापन के साथ है या तो उसके खिलाफ है। अगर एक आदमी का 1 से अधिक वोटर कार्ड नहीं होना चाहिए था तो ये एसआईआर से ही तय होगा। तो या तो आप उसका कभी विरोध करते हैं, कभी उसको सही करते हैं। आप लोग खुद नहीं तय कर पा रहे। तो आपके सत्य वचन ये कहते हैं आपके प्रवचन में कि 3 बार की सरकार जो मोदी जी ने बनाई है, जो 2 बार प्रचंड से जीती है, वो वोटों को बढ़ा के जीती है और अब अगली सरकार की तरफ जा रहे हैं तो एसआईआर के थ्रू जो बढ़ाए वोट है उन्हें कम कर दिया जाए। जो नहीं, ये आपका परसेप्शन है कि एसआईआर से वोट घटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ये आपका परसेप्शन है चंद्रमोहन जी, ये हमारा परसेप्शन नहीं है। ये आपका पॉलिटिकल परसेप्शन है। मृत लोगों के नाम जो मर गए, जाहिर सी बात है उनका हटेगा। कुछ नए वोटर जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका जुड़ेगा। ये बात फिर जाकर आपको तेलंगाना में कहना चाहिए। ये बात सर प्लीज आप नहीं, ये बात तो अरे ये बात तो दिल्ली में भी कह रहे हैं, ये बात तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। अगर अनुराग ठाकुर को 3 लोकसभा सीट की सर्वेक्षण मिल गया तो ये तो विपक्ष मांग रहा है कि आप ये हमें भी दीजिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा। ठीक। और अगर अनुराग ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि चोरी हो रही है तो सरकार जान के भी चोरी होने के बाद भी चोरी कर रही है। तुहिन सिन्हा, ठीक है मैं जवाब देता हूं। तुहिन सिन्हा कहा यह जा रहा है कि सारा डेटा आप लोगों को तो मिल जा रहा है, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नहीं मिल रहा है। यही सारा गड़बड़ हो रहा है। देखिए ये सारे डेटा जो हैं इलेक्शन कमीशन के साइट से ही हमें मिल रहा है। तो अगर इनको नहीं मिल रहा है, एक तो मुझे नहीं लगता इनके जो ब्लॉक लेवल को जो एजेंट्स है वो सही काम करते हैं, और अभी भी जो लोग इन्होंने जांच में लगाया है वो भी लॉजिक से जो है वो चैलेंज देखते हैं। देखिए राकेश जी, बड़े दुख की बात है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर और अब एसआईआर पर ना तो ये लोग सही सवाल पूछ पा रहे हैं और ना ही ये सही उत्तर समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी के सारे जवाबों का, सारे सवालों का जवाब कल इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। क्यों उनके लिए एफिडेविट डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना जरूरी है, ये इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। वो जो जीरो हाउस को लेकर इतना भ्रम फैला रहे थे, वो जीरो हाउस नंबर किसको कहते हैं वो भी बता दिया। अब अगर राहुल गांधी को स्पष्ट तौर पर 6 और दिन उनके पास हैं कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरे और आगे मामला को बढ़ाएं, वो क्यों भागना चाहते हैं? ये अनुराग ठाकुर से तुलना करते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इसीलिए एसआईआर उठे हैं, बीच में क्यों धमका रही है, पूरा करने दीजिए मेरी बात। प्रश्नों पे उठे। देखिए एक अंतर है राकेश जी, एक बहुत बड़ा अंतर है अनुराग ठाकुर जी ने कहा और राहुल गांधी जी ने जो कहा। प्रश्न पूछे अनुराग ठाकुर से तो जवाब भाजपा देगी, प्रश्न पूछो भाजपा से तो चुनाव आयोग जवाब देंगे। नहीं, मैं एक चीज, चंद्रमोहन जी एक सेकंड, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। चंद्रमोहन जी एक मिनट, सिन्हा मैं आपको 30 सेकंड नहीं 1 मिनट दे रहा हूं, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं। आपने कहा कि हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं, उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं, आज रामगोपाल यादव जी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और बाकायदा स्टाम्प पेपर वाला हलफनामा दिखाकर कहा कि भाई हमने 18,000 हलफनामे दिए, इन पर क्या हुआ? तो इन हलफनामों पर आपने कुछ नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि राहुल गांधी हलफनामा दे दे तो उस पर कुछ हो जाएगा? देखिए हलफनामा भरना, हलफनामा देना तो एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद अगर वो आरोप गलत पाए गए, समाजवादी पार्टी के आरोप गलत पाए गए, वो दूसरी बात है।
लेकिन राहुल गांधी जब तक ये हलफनामा नहीं भरते हैं तब तक ये जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हमने देखा है राहुल गांधी हर विषय पर देश को और समाज को केवल और केवल गुमराह करते हैं। ये जो महाराष्ट्र में वो आरोप लगाए थे 40 लाख जो है एक्स्ट्रा वोटर्स है, आप यही आंकड़ा जो है पिछले 6 महीने में देख लीजिए, 4 अलग अलग आंकड़ा कहा है उन्होंने, कभी 1 करोड़ का है, कभी 80 लाख का है, कभी 40 लाख का है। तो राहुल गांधी का मकसद केवल और केवल देश को गुमराह करना है। और मैं कांग्रेसियों को क्या उत्तर दूं? कांग्रेसियों को उत्तर केजे रजन्ना दे चुके हैं, जनजातीय वर्ग के वो नेता जिन्होंने इनको आईना दिखाया और जिनको एक 30 सेकंड चंद्रमोहन जी, आपकी इन्हीं सारी बातों को आधार बनाकर अब से थोड़ी देर पहले समित पात्रा की भी पीसी हुई, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग खिलाड़ी हैं, लेकिन आप लोग सियासत में अनाड़ी हैं। वो ये बात कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, कभी आपने देखा है कि एक अनाड़ी व्यक्ति ये जवाब दे, और किसके लिए जवाब दे? ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे सत्ता उन्होंने किस हिसाब से जीती हो, जो प्रूफ ना कर पा रहे हो कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वोट चोरी के, उसके लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास प्रूफ नहीं है। 2002 के अंदर नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव आयुक्त का मजाक उड़ाकर इन प्रश्नों को जवाब उठाते थे, क्या उस समय वो सही थे? क्या वो आज इन प्रश्नों के ऊपर जो विपक्ष के द्वारा उठाए गए प्रश्नों को दबा रहे हैं, और प्रश्न इलेक्शन कमीशन पे उठता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है, और प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पे उठता है और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर जवाब देता है। तो ये गोलमाल क्या है? अरे देश का लोकतंत्र है, 145 करोड़ का जनमानस क्या है? उस अधिकार के ऊपर आपसे मैं बताता हूं अनंत विजय जी, देने के लिए ये अनाड़ी वाली बात क्या है? ठीक है चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं ना कि अनाड़ी वाली बातचीत है। अब सवाल ये उठता है कि अनाड़ी की बात शायद इसलिए कही जा रही होगी अनंत विजय, क्योंकि राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 00 हाउस नंबर कैसे हो गया। कल चुनाव आयुक्त ने कहा कि भाई जिसके पास अपना घर नहीं है उसका मकान नंबर कहां से होगा, तो 00 लिखना पड़ेगा। एक आदमी का कई जगह हो गया तो भाई लोग जॉब चेंज करते हैं, लोकेशन बदलती है। आदित्य श्रीवास्तव का नाम बड़ी जोर शोर से आया तो भाई वो 24 घंटे के अंदर मीडिया के सामने आ गया, इसीलिए अनाड़ी वाली बातचीत हो रही है। राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये सारा चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट कर दिया। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। 2009 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने नवीन चावला को हटाने की संस्तुति राष्ट्रपति को दी थी, प्रतिभा पाटिल को। प्रतिभा पाटिल जी ने उनकी उस संस्तुति को अमान्य करार दे दिया, और वही नवीन चावला जी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जिनके नेतृत्व में 2009 का चुनाव हुआ। 2004 में कांग्रेस पार्टी को 145 सीट आई थी, 2009 में 220 सीट आई, और ये बताया गया कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड। तो क्या उस समय किसी ने ये प्रश्न उठाया था क्या कि नवीन चावला, जिन पर हटाने की संस्तुति कर दी गई थी, उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 20 मतलब करीब 65 सीटें अधिक मिली हैं, तो क्या ये चुनाव चोरी हो गया? तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या है कि एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है, और मुझे इस नैरेटिव में बांग्लादेश मॉडल दिखाई देता है, जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करो। अब अगर उनको लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हटा सकते तो उसको उसके खिलाफ एक ठीक राजेश जी, अब ये बांग्लादेश मॉडल शायद सफल नहीं हो रहा है, जो बात अनंत विजय जी कह रहे हैं, इसीलिए अब इसीलिए एक जुमला लेकर आया गया है कि हम चुनाव आयुक्त को ही हटा देंगे। भले अलग बात है कि हमारे पास संख्या हो या ना हो, या विपक्ष में ही शायद फूट पड़ जाए महाभियोग पर, वो अलग बात है उनकी। देखिए, वोटिंग एंड 2/3 मेजॉरिटी से ही वो हटाए जा सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा एंकर मानता हूं। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आपने 10 कमियां विपक्ष की बता दी, एक आध कभी सरकार की भी बता दीजिए। वैसे आप किसी का पक्ष ले सकते हैं, आपकी डिबेट है, सिर्फ एक बताइए जहां आपको लगता हो कि कुछ गलती सरकार से हो गई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि पहले तो नहीं मैं एक बात कह दूं राजेश भाई एक बात मैं कह दूं, दिक्कत यह है ना कि आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। मैंने तुहिन सिन्हा से पूछा कि विपक्ष ये कह रहा है, समाजवादी पार्टी बोली कि भाई 18,000 हलफनामे दिए, इसका क्या हो गया? तो क्या गारंटी है कि राहुल गांधी हलफनामा दे दें तो उस पर कुछ हो जाए? तो ये सवाल आपको नहीं दिखा। आपको आपके हिस्से वाला सवाल दिख जाएगा, उनके हिस्से वाला सवाल नहीं दिखेगा। दिक्कत ये, खैर आप अपनी बात पूरी करिए। दिक्कत कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं रोड डिबेट करता हूं और आप जितने आपके साथी एंकर से उनसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही सटल तरीके से बात करता हूं, ना चिल्लाता ना शोर मचाता। अब आई राष्ट्रवाद की बात, तो बात सुनिए। इसी इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि हम कोई डेटा नहीं दे सकते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उनको वो डेटा देना पड़ा। उससे क्या हो गया? पहले तो कह रहे थे पता नहीं क्या हो जाएगा, बवाल आ जाएगा। अब कहते हैं कि हम वीडियो नहीं दे सकते क्योंकि बहन बेटियों की बात है। आप लोग खुद एग्जिट
एग्जिट पोल करते हैं, पूछते हैं ना उन्हीं महिलाओं से, उन्हीं माताओं से, उन्हीं बहनों से क्या हुआ, किसको वोट दिया, और आप एग्जिट पोल दिखाते हैं, सारे चुनावों के अंदर बड़े बड़े होकर दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई प्राइवेसी खराब हो जाती है। अरे भाई उनसे पूछ के दिखाना होता है, उससे क्या हो गया, वोट देने जा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। राजेश जी सुनिए ना, राजेश जी आप कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल करते हैं, तो एग्जिट पोल का नतीजा दिखाते हैं, आंकड़ा दिखाते हैं, सैंपल कितने का है, किन किन लोगों से जाकर पूछा, उनका नाम पता नहीं बताते टेलीविजन स्क्रीन पर। अरे मेरे भाई तुम चल जाओ, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, पूछते हो वहां पे जाके? अरे पूछते हैं भाई, दे दिया किसको? मैं पूछ तो रहा हूं कि अगर मान लीजिए 1 लाख का सैंपल है तो हम बताते हैं कि 1 लाख का सैंपल है, इन शहरों में इतने लोगों से पूछा, लेकिन किन किन लोगों से पूछा उसका वीडियो और उनका कागज, उनकी डिटेल थोड़े नहीं सार्वजनिक करते हैं। मेरे भाई अजीब बात है। एक मिनट मेरी बात सुनो, आपने शायद कभी चुनाव लड़ा नहीं है, मैं 3 चुनाव मैं पत्रकार हूं, नेता थोड़े नहीं चुनाव लड़ूंगा, समझिए। मैं पत्रकार हूं, नेता थोड़े नहीं हो कि चुनाव लड़ूंगा। आप लड़ सकते हैं, आप नहीं सर, नहीं मैं नहीं लड़ सकता हूं। आप आपकी पार्टी में शायद सर ये चलन है कि आप पत्रकारों को नेता बनाकर लाते हैं अपनी पार्टी में, वो एक अलग बात है। मेरे भाई मेरी बात सुनो, देखो मैं क्या करूं, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो, मुझे बोलने तो दो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चुनाव जब लड़ा जाता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें लिखा होता है, फोटो भी लगी होती है, नाम पता लिखा होता है, सारी लिस्ट आती है ना, आपके पास भी हो सकती है, मेरे पास भी, सब मालूम है। हर नेता को पता होता है कि यहाँ ये आदमी रहता है, घर में ये औरत रहती है, इसमें प्राइवेसी की कोई दिक्कत नहीं है, उसकी डिटेल्स होती है, फोन नंबर नहीं होता, एड्रेस वगैरह सब होता है ना। तो ये ऐसी, और हम तो रोज आधार कार्ड बनाते हैं, एज अ विधायक मैंने बहुत सारे आधार कार्ड बनाए, इसमें कोई प्राइवेसी की थोड़ी कोई चीज हो जाती है ये सिर्फ। और देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट फिर कह देगा, उनको फिर दिखाना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि लोगों के मन में शंकाएं आ रही हैं, शंकाओं का निवारण, जो विपक्ष सवाल उठाता है ना, या जो पत्रकार भाई सवाल उठाते हैं, तो उनका निवारण करना सरकार का काम है, ताकि लोगों के अंदर ये रहे कि हमारी सरकार। ये आपकी आखिरी वाली बात ठीक है राजेश जी, आपकी आखिरी वाली बात ठीक है कि शंका हो तो निवारण होना चाहिए, लेकिन अनंत विजय जी मैं तुहिन आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि यहां पर पत्रकार की बातचीत है, अनंत विजय जी कह रहे हैं कि आप एग्जिट पोल करते हैं, तो अरे एग्जिट पोल में किन किन लोगों से पूछा, उनका डिटेल थोड़े नहीं सार्वजनिक करते हैं कि फलाने आदमी से पूछा, ढिकाने आदमी से जाकर पूछा, इनसे जाकर पूछा, उनसे जाकर पूछा। अरे एक सैंपल, चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है कि हम प्राइवेसी थोड़ी नहीं भंग होने देंगे, हम भी प्राइवेसी भंग नहीं होने देते हैं। राकेश जी 2019 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव आयोग किसी की भी प्राइवेसी को डाइवर्ज नहीं करेगा, और कल बहुत स्पष्ट तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने इस बात को कहा। पहले ये लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हमें मतदाता सूची नहीं दी जा रही है, अब जब वो पीडीएफ में उपलब्ध है तो अब ये कह रहे हैं कि मशीन रीडेबल हमें नहीं दिया जा रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 2019 में स्पष्ट कर दिया था कि मशीन रीडेबल वोटर आई कार्ड में टेम्परिंग करने की संभावना है, इसलिए चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले। चुनाव आयोग ने उस पर निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना चुनाव आयोग नहीं कर सकता, और यही बात जब 2022 या 23 में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने के नियम में बदलाव किया और 45 दिन किया उसको कम करके, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। ठीक है, ठीक है। अब सुपारी वाला आप बताइए कि चुनाव आयोग को डराकर धमकाकर आप लोग अपने मन का करना चाहते हैं? मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारा इतना संवैधानिक देश है, हमें पूरा हक है सवाल करने का, इसमें डराने धमकाने की बात तो बहुत दूर की है, हमें पूरा हक है सवाल करने का। और राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाए हैं, उसके बाद इनको ये कहा जाता है कि एक हफ्ते में माफी मांगो, ये कहाँ का संविधान है, कहाँ जा रहा है हमारा देश? मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूं कि ये इस तरह से बर्ताव क्यों किया जाता है एक नेता के साथ, एक ऑपोजिशन लीडर के साथ। अगर बीजेपी को और सरकार को कोई ऑपोजिशन चाहिए ही नहीं तो बोल दे आज नेशनल टेलीविजन पे कि हमें कोई ऑपोजिशन चाहिए ही नहीं, हम अपनी मनमानी करेंगे। नहीं तो अपोजिशन का मतलब क्या है कि सिर्फ आरोप लगाएगा? क्या बात है? उसको साबित नहीं करेगा, तथ्य नहीं देगा, फैक्ट नहीं देगा। आरोप प्रति आरोप ये लगाना और उसको साबित करना, उसका एक वक्त होता है, उसकी बात ही अलग है। लेकिन अच्छा, साबित करने का वक्त नहीं है आपके हिसाब से? आप अपोलोजाइज नहीं, वक्त आ चुका है और साबित किया भी है, लेकिन कहां साबित किया है? झूठ के 100 पैर होते हैं, सच का एक ही रहता है। झूठ जो है अलग अलग दिशाओं में भागते रहता है, घुमाते रहता है। अच्छा। और सच जो है वो हक है, वो सटल होता है, वो सही जगह जाकर फिट होता है। लेकिन जब आपको सच सुनने की ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, सबर ही नहीं है, तो आप उसको बोलते हो कि ये दगाबाज है, ये देशद्रोही है, ये आप जो लगाना है आप इल्जाम लगाते हो ऑपोजिशन के ऊपर। अरे भाई, ये संवैधानिक देश है, ये आपके अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है,
अरे किसी के अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है सुपारी वाला, किसी के अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है, ना आपकी ना इनकी। लेकिन भाई आरोप लगाएंगे और चुनाव आयोग कह रहा है कि या तो हलफनामा दे दीजिए, हम उस पर इनिशिएट करते हैं एक्शन, और नहीं तो माफी मांग लीजिए, कह दीजिए हमने आरोप सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए लगा दिया था। अगर गलत तरीके से वोट करके अगर सरकार आती है चोरी करके, तो उस सरकार का क्या भरोसा हम करेंगे? अरे ये आपने कैसे तय कर लिया गलत तरीके से वोट करके? तय तो ये आपने कैसे तय कर लिया? कितने तो सबूत दिए हुए हैं। कहां सबूत दिया? खंडन कीजिए, आप उसको काउंटर कीजिए, आप उसको गलत साबित कीजिए, उसके बाद आप सही नहीं साबित करेंगे तो इनसे ना आप साबित करो। आपका इलेक्शन कमीशन है, आप साबित करो। आज देखिए राहुल गांधी के संदर्भ में आपका हो चुका है, वो आपका हो चुका है, हमारा तो रहा नहीं। क्या हम किस चीज पर, हम कौन सा महकमे पे भरोसा करेंगे आज? देखिए बोल दो ना नेशनल टेलीविजन पर, जब कोई कहता है ना, जब राहुल गांधी की हो गया, सुनिए आपके सवाल में सुनिए। देखिए राहुल गांधी के संदर्भ में जब कोई कहता है ना कि सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है भाजपा को, तो ये बड़े हंसी आने वाली बात है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर पप्पू समझा, वो आपको चप्पू चला गया। कांग्रेसियों को सिखाता रहता हूं तरीका कैसे डिबेट करना है, आपको भी तरीका सिखाऊंगा। शांत होकर बैठिए, सवाल पूछा है, शांत होकर बैठिए। कर रहे हो, हाँ तो जवाब दीजिए आप। जो आपसे पूछ के जवाब दूंगा, जो बोलना है वो बोल रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। देखिए पता है क्या होने वाला है। राकेश जी, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुंह में चौकीदार चोर है का एक झूठा बात जो है सुप्रीम कोर्ट के मुंह में डाल चुके हैं, जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ चुकी है। 20 लोगों के खिलाफ जो है मानहानि के 20 लोग जो है उन पर मानहानि के दावा ठोक चुके हैं। और आज भी पिछले एक हफ्ते में आपने देखा कि आदित्य श्रीवास्तव के संदर्भ में उन्होंने झूठ बोला, मिंटा देवी के संदर्भ में झूठ बोला, और आज भी जो है केवल और केवल वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर उनके पास सबूत है, राहुल गांधी का अगर उनके पास सबूत है, चुनाव आयोग को भूल जाइए, अपने 5 चहीते पत्रकारों के समक्ष डिजिटल फॉर्म में सबूत रख दीजिए। जाइए राजीव सरदेसाई के पास रख दीजिए अगर हिम्मत है तो। आप वो भी नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास सबूत है ही नहीं। आप केवल और केवल संशय पैदा कर रहे हैं, आप केवल और केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। और अगर गुमराह नहीं कर रहे हैं तो डिजिटल फॉर्म में जो भी आपकी फाइंडिंग्स है लेकर आइए। राकेश जी की समझ रखिए। ठीक है। अब चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। कई सारे नैरेटिव्स आए हैं 2015 के बाद से, जिनका जिक्र तुहिन कर रहे हैं। 2015 में यह सरकार अमीरों की है, देश बोलने की आजादी खतरे में, गब्बर सिंह टैक्स, चौकीदार चोर है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, किसानों का अपमान, बहुत सारी बातें आई। अब एक नया नैरेटिव आया है, वोट चोर गद्दी छोड़। उधर महीने बाद ये भी नहीं रहेगा, और बीजेपी कह रही है कि ये भी नहीं रहेगा। और बीजेपी का ये भी आरोप है कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ये वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हैं। और इसीलिए ये एक डेटा आज बीजेपी ने जारी किया कि आप लोगों की जो वोट अधिकार यात्रा निकल रही है बिहार में, वो वोट अधिकार यात्रा जो एमवाई समीकरण है उनको साधने के लिए, और उसी के लिए आप ये डर बिठाना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ कि आप लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। देखिए राकेश पांडे जी, राहुल गांधी का डर और विपक्ष का डर तो इस कदर हैवी है भारतीय जनता पार्टी के उन प्रशासनिक अधिकारियों पे और भारतीय जनता पार्टी के, कि बात से बात निकलती है तो बहुत दूर चली जाती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री इतना चिल्लाते हैं कि मैंने सबको घर दिया, पीएम योजना के तहत जो घर था उसको घर दिया, चिल्ला के थक गए 2014 से। और उनकी किरकिरी किसने कर दी? उन्हीं के अधिकारी ने झूठ बोल के, कि देश के अंदर ऐसे कई वोटर हैं जिनके पास घर नहीं है और वो 0-0 फुटपाथ पे रहते हैं, इसलिए उनको क्या बचा है? कहते हैं झूठ बोलने समय भी जो झूठ पिछला बोल रहे उसको अगले पे भी झूठ पड़ लगता है, क्योंकि पीछे झूठ कितनी भरमार हो जाती है उसके पास कि उसको याद ही नहीं रहता कि मैं झूठ कहां बोल रहा हूं, तो झूठ ही बोलेगा। अब मैंने जो सम्मान में दिया, बात में से निकाल के दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तुहिन सिन्हा 50 बार हाँक चुके हैं कि हमने पीएम योजना के अंदर घर दिया। अरे भाई, इन्हीं के मुंह के ऊपर सफल नहीं, उस पर चर्चा थोड़ी नहीं कर रहा हूं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप साबित करिए ना, पूरी ताकत लगाइए कि भाई ये फैक्ट्स हैं, वोट चोरी आप लोग करवा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि आपको संवैधानिक संस्थाओं से दिक्कत है। आपको लगता है अदालतें भी बीजेपी चला रही है, आप लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी चलवा रही है। आपके हिसाब का हो गया तो ठीक है, आपके हिसाब का नहीं हुआ तो सब गड़बड़ है। नहीं, हमारे हिसाब से हो ही रहा है। आज जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है विपक्ष के हिसाब से हो रहा है। जब आसमान की तरफ देख के थूकता है कोई आदमी तो मुंह उसी पे गिरता है, और आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार उसी के ऊपर आके गिर रहा है। क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो गलती पे गलती करोगे और बात गलतियों से ही निकलेगी।
क्या अभी मैं दूसरी बात प्रूफ कर देता हूं आपके सामने कि चुनाव आयुक्त कह रहा है कि अगर एक आदमी वोट डालता है उसके बाद 4 वोटर हैं तो वोट तो एक ही डालता है। ये कौन सा साक्ष्य है? ये कौन सा साक्ष्य है जो मैंने आपसे बोला कि देश के अंदर जो मकान पे रोक रहते हैं उनका 00 का एड्रेस और कुछ के पिता के नाम कुत्ते का नाम डोनट आ जाता है। अरे फिर वही बात है, आप एक जगह नहीं टिक पाते हैं चंद्रमोहन जी, आप लोगों के साथ दिक्कत यही है। और उस इलेक्शन आप कह रहे हैं कि 4 लोग का वोटर कार्ड हम है, एक जगह टिक चुनाव पाते हैं, आयोग ने कहा कि एक ही वोट पड़ता है, फिर आप SIR का भी विरोध करते हैं। सरकार की आप कहते हैं 00 मकान नंबर कैसे हो गया? चुनाव आयोग कह रहे हैं जिसका घर नहीं उसका 00 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आपको ये सामान्य बात भी नहीं समझ में आती है। और जब तर्क नहीं बचते तो क्या तो चुनाव आयोग तो हटाओ, ये हमारे हिसाब का नहीं है। नहीं तो आपको सामान्य सी बात तोहिन सिन्हा से पूछ लेते कि इतना शोर काहे मचाए रहे कि हमने हर घर वोट दिया और हर घर मकान दिया। अगर मकान दिया तो फिर उन्हीं के लिए चुनाव आयोग कह रहे हैं कि 00 के मकान फुटपाथ पे हैं। अरे झूठ बोलने की भी हद होती है कोई? नहीं मतलब आपके हिसाब से जिसके पास घर नहीं है आपके हिसाब से जिसके पास घर नहीं है जो फुटपाथ पर रह रहा है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यानी आपके हिसाब से यह बात साबित है कि 2014 से बाद तक अंबानी के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री के रूप के अंदर देश के लोगों को आज तक घर भी नहीं मिला। उसको रोजगार ये घर किसने दिया, गरीबी किसने हटाई, गरीबी हटाओ का नारा किसने सबसे पहले दिया था? मैं उधर जाऊंगा तो चंद्रमोहन जी फिर आपके लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपने चैनल के ऊपर चंद्रमोहन शर्मा की बात का समर्थन करते हुए ये बात सिद्ध कर दी कि भारतीय जनता देखिए राकेश एक बात बताओ, 10 साल में देश नहीं मैं सत्य के साथ हूं, नहीं मिला, सत्य के साथ हूं। और चंद्रमोहन जी सत्य यह है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने सबसे पहले दिया था? आपने 2014 के पहले तक गरीबी हटा दी थी क्या? इस देश में गरीबी का उन्मूलन कर दिया था। 2014 के पहले एक आदमी गरीब नहीं था, सबके पास घर था। सारी गरीबी 2014 के बाद आई है, सारे लोग बेघर 2014 के बाद से हो गए। अच्छे पत्रकार का दायित्व यह भी है कि वो विपक्ष की बात को सुने। नहीं मैं सबकी बात सुनता हूं सर, आपको अच्छा लगे ना लगे मैं सबकी बात सुनता हूं। तो इनसे ना रिप्लाई करिए। नहीं मैं तो आपको कह रहा हूं अच्छा कहूंगा, मैं तो अच्छा कहूंगा आपको। देखिए राकेश कठोर सत्य यह है कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी जो है टैक्स पेयर द्वारा प्रायोजित लुटियन के बंगलों में जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी बिताई है वो समझ ही नहीं पाएगा कि हाउस जीरो क्या होता है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि हाउस जीरो उस घर को कहते हैं, वो उस व्यक्ति के घर को कहते हैं जिसके पास छत नहीं है। हाँ हमने 4.5 करोड़ घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और आने वाले दिनों में हम सबको हम ही देंगे। आपके बस की बात नहीं थी। जननायक ने आज देश के नरेंद्र मोदी जी को आप इस वोट चोरी की बात को यूरोप और अमेरिका तक आपने पूरी जिंदगी वही बंगलों में बिताई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वक्त इतना ही है। लेकिन चंद्रमोहन जी जननायक कौन होता है, खलनायक कौन होता है जो बीजेपी कह रही है, ये जनता के वोटों से तय होता है, हमारे आपके इनके सवालों या परसेप्शन से नहीं तय होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।